मैं नमिता अनुराग कहानियाँ सुनाती हूँ। जिंदगी के आसपास बिखरी कहीं न कहीं बातों को मैं अपनी कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आइए आज ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है सांझ ढलने से पहले। दोपहर की झपकी पूरी कर मैं आराम से बिस्तर से उठा। इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए पूरे घर का जायज़ा लिया। सब कुछ रोज़ के जैसा ही था। मेरी पत्नी रेवती बाहर बालकनी में पड़ोसन के साथ गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। छोटी बेटी कृतिका अपनी पढ़ने की मेज़ के आगे किताबें खोले बैठी थी और याद कर कर के कुछ लिख रही थी। बेटा कार्तिक घर पर नहीं था। उसकी अभी 2 महीने पहले ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है। उसे घर आते आते देर हो जाती है क्योंकि ऑफिस दूर है उसका। मेरी नींद की खुमारी अभी पूरी तरह से उतरी नहीं थी। मुझे चयास लग रही थी। मैंने रेवती को आवाज़ लगाई, अरे सुन रही हो भाई, ज़रा चाय तो पिला देती है कप। उधर से रेवती की आवाज़ आई, हाँ आती हूँ। मैं आराम कुर्सी पर बैठ गया चाय के इंतज़ार में। करीब 10 मिनट हो चुके थे पर रेवती अभी तक भीतर नहीं आई थी। मैंने थोड़ा उचक्कर बाहर देखा तो वह उसी तरह बालकनी की रेलिंग पर टिकी गप्पों में ही व्यस्त थी। उसके हाव भाव से अभी अंदर आने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई तो 2 मिनट में ही रेवती अंदर आ गई, यह कहते हुए, अरे अभी देविका आती तो होगी और आपकी मंडली भी तो आने वाली ही होगी, तभी चाय बन जाएगी एक साथ सबकी। अब ये चाय बन जाएगी और चाय बना लूंगी का फर्क समझ आ रहा था मुझे। होता अक्सर यही था कि देविका यानी मेरी बड़ी बेटी जब ऑफिस से आकर ड्राइंग रूम से होती हुई अंदर जाती थी तभी उसे चाय के लिए कह दिया जाता था और वह बिना कोई नाराज़गी या परेशानी दिखाए सबके लिए चाय और साथ में हल्का सूखा नाश्ता लेकर भी आ जाती थी। इस तरह से रेवती को रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने का झंझट नहीं मोल लेना पड़ता था और बिस्तर पे बैठे बैठे ही हाथ में चाय भी आ जाती थी। काफ़ी आलसी नहीं हो गई हो तुम? ऐसा भी नहीं है। रेवती ने मुझे घूर कर देखा। सुबह तो मैं ही चाय बनाती हूँ आपकी। अब इस समय मैंने उसे छेड़ना ठीक नहीं समझा। हाँ भाई चलो तैयार हुआ जाए, आते होंगे सब। कहते हुए मैं कपड़े बदलने चला गया। मेरी मित्र मंडली के आने का समय हो चला था। इस मंडली में अधिकतर मध्यम वर्गीय रिटायर्ड लोग ही थे। कुछ रिटायर होने के कगार पर थे। जब मैं नौकरी में था तब ऑफिस में मेरे ऊपर काफ़ी अधिक लोड था। हर समय मैं टेंशन में ही रहता था। बॉस ने भी काफ़ी परेशान कर रखा था मुझे। इसलिए जब मेरे ऑफिस में VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आई तब बच्चों के और रेवती के, खासकर देविका के जोर देने पर मैंने अपनी रिटायरमेंट आयु के 2 वर्ष पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। मेरे जीवन का यह सुखद दौर था। सिर पर छत, घर में समझदार और प्यार करने वाले पत्नी और बच्चे, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ी या चिंता नहीं, और इसके बाद अपने जैसे दोस्तों का साथ। जिंदगी अपने इस चरण में बहुत रास आने लगी थी मुझे। सुबह आराम से सोकर उठना, दिन भर कुछ न कुछ फालतू के शगलों में वक्त गुजारना, दोपहर को मीठी नींद पूरी करना और फिर सांझ को मित्रों के संग किसी न किसी के घर बैठक जमाना। वैसे अधिकतर यह चौपाल मेरे घर पर ही जमती थी क्योंकि बाकी सबके घर या तो बहुएं थीं या स्कूल जाने वाले और होमवर्क करने वाले छोटे छोटे नाती पोते थे। फिल्में, राजनीति, न्यूज़, मौसम सब पर जमकर चर्चा होती थी। जोरदार ठहाके गूंजा करते थे। बस जब बच्चों के इम्तिहान या कोई ज़रूरी काम होते या कहीं जाना होता था तभी इस क्रम में ज़रूरी बदलाव आता था और उसके बाद फिर वही क्रम शुरू हो जाता था। आज भी जल्दी से मैं साफ बुर्रा कुर्ता पैजामा पहन अपनी पसंदीदा जगह यानी कॉर्नर वाले सोफे पर आकर बैठ गया था।
अभी धीरे धीरे सबका आना शुरू हो जाएगा। पुलक अग्रवाल, राजेश छाबड़ा, मयंक आहूजा, मेरे घनिष्ठ मित्र विशंभर दयाल सब आ चुके थे। इसी बीच मेरे बगल वाले घर में रहने आया मेरा नया पड़ोसी नीलाभ। मेरे पास किसी काम से आया था तो उसे भी वहीं बैठा लिया गया था। तभी मेरी बड़ी बेटी देविका ऑफिस से आई थी। मेरे साथियों को शिष्टता पूर्वक अभिवादन कर वह अंदर जाने लगी। उसके जाते जाते मैंने उससे चाय भिजवाने की पेशकश कर दी थी। उसने सिर हिलाकर स्वीकारात्मक इशारा किया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वह चाय नाश्ते की ट्रे पकड़े आई। नीलाभ ही सबसे आगे बैठा था। देविका ने जैसे ही चाय का कप उठाने के लिए उसके आगे ट्रे बढ़ाई, उसने पूरी ट्रे ही पकड़ ली और बाकी सबको सर्व करने लगा। देविका ने मुस्कुराकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी। मैंने देखा था इस बात को, पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। मेरे हिसाब से इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं था, क्योंकि नीलाभ की सैलरी देविका के मुकाबले काफी कम थी। बात यूं ही चल निकली थी कि रिटायरमेंट जीवन किसका कितने मजे में कट रहा है। सब अपनी अपनी सुना रहे थे। मुझसे पूछा गया तो मैं शेखी बघाड़ते हुए बोला कि इस दौर में तो मेरे मजे ही मजे हैं। प्यार करने वाले समझदार बच्चे हैं, गप्पे मारने के लिए बीवी और तुम सब हो ही। देविका और कार्तिक का तो वेतन घर आता ही है। बस कृतिका की पढ़ाई अभी चल रही है तो वो भी 2-3 वर्षों में कमाने लायक हो ही जाएगी। मेरी तो 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है। कहते हुए मैं गर्वोन्मत्त हंसी हंसा था। तभी साथ बैठे मयंक आहूजा साहब का कथन मुझे अंदर तक झकझोर गया था। अरे तो भाई, सिर्फ कमाइयां ही गिनोगे, जिम्मेदारियां नहीं गिनोगे? बच्चों की शादी नहीं करोगे क्या? और इसके पश्चात अपनी मंडली की उस व्यंगात्मक धीमी हंसी के शूल ने जैसे मुझे भीतर तक भेद दिया था। उसके बाद मेरे मन की शांति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी थी। हालांकि यह बात मैंने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी और सबके सामने सामान्य ही बने रहने की चेष्टा करता रहा, परंतु मेरे भीतर विचारों की एक अलग ही दुनिया का प्रसारण चलने लगा था। हमने शुरू से ही अपने बच्चों को नए जमाने की हवा तक नहीं लगने दी थी। लड़कियों को अधिक देर तक घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। नियम यही था कि जिससे भी मिलना है उसे घर बुलाकर ही मिलो। प्रेम संबंधों के लिए तो जैसे दरवाजे पर ही बड़े से नो की अदृश्य तख्ती लगी थी। मेरी बड़ी बेटी देविका शांत स्वभाव वाली थी। बाकी दोनों बच्चों की तरह उसने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं की। शुरू से ही पढ़ाई में होशियार और मेहनती थी। कई इम्तिहानों की भी तैयारी कर रही थी वह। कई वर्षों पूर्व के वे दिन मेरी आंखों के सामने कौंध गए जब मैं और रेवती किसी अच्छे लड़के के बारे में पता चलते ही उसकी राय लिया करते थे। तब कैसे उसकी आंखों में जुगनू चमकने लगते थे, चेहरा लाज से लाल पड़ जाता था। वो हमेशा यही कहती थी कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे, या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से उठ जाती थी। वह अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखे थी। अब इसे उसके इम्तिहान या पढ़ाई का प्रेशर कह लें या कुछ हमारी ढील कि कहीं भी बात ज्यादा आगे बढ़ी ही नहीं। इसके बाद बैंक पीओ के लिए उसका चयन हो गया था, वो भी बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ। फिर वह प्रोबेशन पीरियड में व्यस्त रही थी। जब प्रोबेशन समाप्त हुआ और इस प्रतिष्ठित बैंक में उसने अपना पदभार संभाला था तो हम सब बहुत खुश हुए थे। उस दिन खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भीगी आंखों और अधरों पर हंसी के साथ मेरे मुंह से निकला था कि अब मेरे बूढ़े कंधों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। भावातिरेक में देविका मेरे कंधों पर झूल गई थी। हाँ पापा, अब घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी। अब आपको आराम करना है, सिर्फ आराम। बहुत काम कर लिया आपने। और इसके बाद बच्चों के जोर देने पर मैंने वीआरएस ले लिया था और बस मेरी लाइफ की सेकेंड इनिंग शुरू हो गई थी, जिसे मैं पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। पर इस समय मैं यह भूल गया था कि मुझे अपने बच्चों को सेटल भी करना है। जिस बेटी की वजह से मैं इतना तनाव मुक्त और आरामदेह जीवन जी रहा था,
उसकी तरफ मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां थीं। अपनी बेटी की योग्यता पर बहुत गर्व था हमें। उस समय कई रिश्ते आते थे उसके लिए, कई तो काफ़ी अच्छे भी थे, पर उस समय हम देविका के अच्छे ओहदे और तरक्की के मद में चूर थे। हर रिश्ते में हमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती और हम उसे ठुकरा देते। हालांकि एक दो बार उसकी आंखों की चमक देख हमें लगा भी था कि लड़का देविका को पसंद आया है, पर हम ढूंढ ढांड कर उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल बात समाप्त कर देते थे। होनहार तो वह थी ही, उसकी मेहनत के बलबूते पर उसकी तरक्की होती रही और उसकी तरक्की के बलबूते पर हमारी आराम तलबी होती रही। धीरे धीरे अच्छे रिश्ते आने कम होते गए। देविका का चेहरा और आंखें बुझी बुझी रहने लगी थीं अब, पर हम उन आंखों की चमक होने का कारण समझ ही नहीं पाए। हम अपनी ही दुनिया में मगन होते गए। यह भी भूल गए कि जिसकी मेहनत के बल पर हम इस घर में, जो हमें देविका की नौकरी से ही मिला था, ऐशो आराम वाला जीवन जी रहे हैं, उसे अभी हमें उसके अपने घर भेजना है। और अब तो कब से देविका की शादी के विषय में कोई बात तक नहीं होती थी। कैसे और कब मैं इतना खुद गर्ज पैदा हो गया था। मेरी बेटी ने तो प्यार में मेरे कंधों का बोझ थोड़ा हल्का करना चाहा था, पर मैंने तो अनजाने में अपने पूरे परिवार का बोझा ही उसके नाजुक कंधों पर डाल दिया था। अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो गया था मैंने अचानक गौर किया कि आज मैं नीलाप का एक दूसरे ही नजरिए से निरीक्षण कर रहा था। धीर गंभीर और सुलझे विचारों वाला युवक था वह, हर तरह से देविका के विचारों से मेल खाता हुआ। लंबी पतली काया थी और चेहरा मोहरा भी आकर्षक था। हल्की सी दाढ़ी के ऊपर रिमलेस चश्मा काफी सूट कर रहा था उस पर। आखिर कमी थी क्या उसमें? सिर्फ यही ना कि उसका पैकेज देविका के पैकेज से कम था, पर क्या वास्तव में यह एक कमी थी? यह तो एक कांस्टेंट फैक्टर था ही नहीं। फिर हम लोगों ने इसे रिश्ता सोचने से भी पहले ठुकराने का माध्यम क्यों बना लिया था? शायद हर बार की तरह इस बार भी हमारी आंखें अपने स्वार्थ के चश्मे से परे अपनी बेटी की खुशी नहीं देख पाई थी। देविका की आंखों को पढ़ने का मादा अभी भी रखता था मैं। साफ दिखाई दे रहा था कि नीलाप का साथ उसे पसंद आ रहा है, पर मैं जानता था कि मेरी यह संस्कारी बिटिया न कभी मेरी मर्जी के बिना इस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाएगी और न अपने मुंह से कुछ कहेगी। अब तो जो भी करना था हमें ही करना था। नीलाप की मां ने रेवती को बताया था कि घर में बस वो और नीलाप रहते हैं। एक छोटी बहन है जो अपनी ससुराल में है। अपने पिता की लंबी बीमारी में नीलाप ने एक बेटे का फर्ज पूरी तरह से निभाया था। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। हालात ऐसे थे कि उसे अपनी बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़कर वापस हमारे शहर में ही छोटी सी नौकरी करनी पड़ी थी। अब पिता रहे नहीं, इसलिए वे लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अब वो अच्छी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा है, पर इस सब के चलते उसकी शादी भी नहीं हो पाई। मैं अब अपनी बेटी के लिए और देर नहीं करना चाहता था और परेशानियां खड़ी नहीं करना चाहता था उसके लिए। मित्र मंडली के विदा होने के पश्चात मैं अंदर गया। कार्तिक अपने कमरे में बिस्तर पर उल्टा लेटा पड़ा था। उंगलियां मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी। कृतिका अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। रेवती अपने कमरे में अपना पसंदीदा सीरियल देखने में लगी थी। इस समय उससे बात करने की कोशिश करना भी व्यर्थ था। मुझे देविका कहीं नहीं दिखी। उसे ढूंढते हुए मैं छत पर चला आया। एक कुर्सी पर सिर पीछे टिकाए वह शांत बैठी थी।
आंखें बंद थीं। मोबाइल गोद में रखा हुआ था। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा होकर उसे देखता रहा। अभी कुछ समय पहले तक ही कितनी प्यारी, बिल्कुल जूही की कली सी लगती थी मेरी बेटी, पर इस समय इस धुंधले प्रकाश में उसका चेहरा कितना क्लांत, कितना थका सा लग रहा था। आज उसे देखते हुए पता नहीं कब मेरे हाथ मेरी डबडबाई हुई आंखें पोंछने लग गए थे। मैं उसके पास पहुंच गया। मेरे आने का उसे अभी भी पता नहीं चला। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, यहाँ क्यों बैठी है? नीचे कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करती? वो सीधी होकर बैठ गई। नहीं, वो वहाँ कृति पढ़ रही है ना, डिस्टर्ब होगी। आप बताइए पापा, आइए बैठिए। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बेटू, नीला पसंद है ना तुझे? मेरे इस प्रश्न ने पल भर को चौंका दिया था उसे। फिर उसकी आंखों में वही जुगनू टिमटिमाने लगे थे जिन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आया था। उसने सिर झुका लिया। मुझे मेरा जवाब मिल गया था। अगले सप्ताह मेरी बड़ी बेटी देविका की मेरे नए पड़ोसी नीलाप के संग सगाई है। घर में इतनी खुशी का वातावरण बहुत समय के बाद आया है। मेरी पत्नी रेवती और नीलाप की माँ, वो तो तैयारियों में बुरी तरह से व्यस्त हैं। अभी अभी दोनों ढेर सारी शॉपिंग कर बाजार से लौटी हैं। पता चला है कि नीलाप और देविका दोनों को उनके ऑफिस से भी सीधे वहीं बुलवा लिया गया था और अंगूठी, कपड़े आदि पसंद करवाकर दोनों को वापस अपने अपने ऑफिस भेज दिया गया। कृतिका को मेहंदी वाले का, ब्यूटिशियन का, इवेंट मैनेजर का इंतजाम करना है। मेरे और कार्तिक के पास भी ढेर सारे काम हैं। वेन्यू का, फूल वाले का, कैटरर का, क्या क्या बताऊं। बहुत व्यस्त हूं मैं, पर फिर भी काम के बीच बीच में भी अपनी बेटी की आंखों में चमकते सितारों को, उसके चेहरे पर जगमगाती मुस्कुराहट को देखने जाना नहीं भूलता। जानते हैं मैं कौन हूं? जी हाँ, मैं सुबह का वह भूला हूं जो सांझ ढलने से पहले ही घर लौट आना चाहता है, और वो भी खुशी खुशी। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।